स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है डमा टॉकीज विद नन अदर देन डॉक्टर नेहा शाह। और आज हम उस सिलसिले को फिर से जोड़ेंगे जिस सिलसिले में हम बीते एपिसोड में आपसे जुड़े थे, यानी हेयर। बालों का झड़ना, बालों का टूटना, बालों से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देते हैं लेकिन डॉक्टर नेहा शाह हमारे साथ है जो कि लगातार हमारी बहुत सारी ऐसी जो एग्जाम्पशंस हैं उसको तोड़ रही हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझा कि हेयर फॉल इज़ नॉट अ बिग डील, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये होगा, अगर बाल हैं तो झड़ेंगे भी, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, तो ज़्यादा न झड़ जाए उसे संभालो यारो। और इसलिए डॉक्टर के पास आप टाइम से जाइए। फिर हमने ये भी सुना कि शैम्पू को लेकर जो बहुत सारी मिथ हमारे इर्द गिर्द घूमती है, तो हमारे शैम्पू के सिलेक्शन, हमारे कंडीशनर का सिलेक्शन, हम सीरम कैसे लगा सकते हैं और क्या लगाना चाहिए किस वक्त, इन सारी बातों पर हमने बहुत डिटेल में आपसे बातें शेयर की। आज हम इस डिस्कशन को, इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसके कुछ और पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। तो डॉक्टर नेहा शाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कैसी हैं आप? हम एकदम ठीक है। हेयर बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और हम लोग चाह रहे थे कि इस पे और भी कुछ कुछ टॉपिक्स इसके बारे में डिस्कस किया जाए, ज़रूर जिसके लिए आज का हम लोग ने प्लान किया है। जी। और विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्वर्सेशन। तो डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में जब हमने बात की लास्ट में कि हेयर सिरम कैसे लगाना चाहिए, लेंथ पे लगाना चाहिए या स्कैल्प रूट्स पे पे लगाना चाहिए, रूट्स पे लगाना चाहिए, आपने कहा कि जो हेयर ग्रोथ सिरम है उसको आप रूट्स रूट्स पे पे लगाइए। लगाइए। तो अब उसका नेक्स्ट जो सवाल मुझे समझ में आता है वो है कि इधर बीच हम देख रहे हैं कि ग्रेइंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि लोग सॉल्ट एंड पेपर लुक को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उम्र से पहले हेयर का ग्रे हो जाना, क्या वजह है इसकी? एज अ डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे आप? आजकल ग्रेइंग या केनाइटिस, इसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, आजकल वो बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ही अलार्मिंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइंस ने अभी तक ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं आया है जिससे कि हम लोग ग्रेइंग को वापस रिवर्स कर सके। हम लोग ग्रेइंग को डिले कर सकते हैं, उसके प्रोग्रेशन को थोड़ा रोक सकते हैं, लेकिन जो बाल ऑलरेडी ग्रे हो चुके हैं उनको दोबारा काला नहीं कर नहीं किया जा सकते। सकता। इसलिए प्रिवेंटिव हेयर केयर और बालों का ध्यान रखना ही बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। स्पेशली इसके जो मेन रीजंस वो जो हम लोग को समझ में आते हैं कि इस डेकेड में ये क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ऑल्सो स्ट्रेस। प्लस जो स्ट्रेस है वो भी एक बहुत मेजर रोल है कि ग्रेइंग जल्दी हो जाती है। स्ट्रेस तो पहले के ज़माने में भी कहा जाता था ना कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं होते। जिस इंसान जितना स्ट्रेस में जितना मेहनत किया होता है, अनुभव किया होता अनुभव, है हाँ। जितनी चीज़ों को, करेक्ट। तो वैसे ही आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से ग्रेइंग जल्दी हो रही है। तो एज अ डॉक्टर अगर कोई ग्रेइंग हो रहा है, हेयर आपके पास आता है, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए इफ़ यू वांट टू हैव अ हेल्दी हेयर एंड वांट टू प्रिवेंट, नॉट प्रिवेंट, एक्चुअली यू वांट टू डिले द ग्रेइंग थिंग। सो व्हाट आर द बेसिक medications फॉर द हेयर ग्रेइंग? अनफॉर्चुनेटली हेयर ग्रेइंग की कोई मेडिकेशंस नहीं हैं। जो सिरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं भी, दे आर नॉट इफेक्टिव। ओके। तो दे जस्ट एक्ट लाइक अ प्लेसिबो और उनका कोई इफेक्टिव रोल नहीं है। वो ऑलरेडी ग्रे हेयर को वापस ब्लैक नहीं कर पाते। हम्म। लेकिन अगर आप अपना डाइट अच्छा करते हैं, इफ़ यू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन, टेक अ हेल्दियर डाइट, तो ये प्रोग्रेशन धीमे धीमे कम हो जाता है। ओके। आपके जो और बाल हैं वो ग्रे जल्दी ना हो पाए, इसका हम लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके लिए हम लोग जैसे हेयर सीरम्स के बारे में बात कर रहे थे, उनका रेगुलर यूसेज, कुछ हेयर वाइटामिन्स, गुड डाइट, थोड़ा सा योगा, ये सब चीज़ें आपको और ग्रे और बाल ग्रे ना हो इससे बचा सकते बचा हैं। सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी ग्रेइंग की बात की, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है कोई भी लेगा वो है डाई कराना। बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में है। तो मेरा सवाल है कि ये जो डाई कराना है, डज़ इट प्रमोट हेयर फॉल? और दूसरा सवाल ये होगा कि हेयर डाई कराने के वक़्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो क्योंकि ग्रेइंग का कोई एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, सो हम लोग आ जाते हैं डाइस पे।
सो डाइंग इंडस्ट्री दिन पर दिन बढ़ती जा रही है एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, न्यूअर प्रिपरेशंस दैट आर कमिंग इन, ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस दैट आर कमिंग इन. तो डाइस सब लोगों में तो हेयर फॉल नहीं करती है, लेकिन कुछ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में हेयर फॉल कर सकती है. Okay. So it could be one of the reasons if you're experiencing hair fall, but not everybody who is using dye will experience a hair fall. Okay. लेकिन साथ ही डाइज भी बहुत तरीके के होते हैं. Hmm. सो दे आर टेम्प्रेरी डाइज कि आपने एक वॉश में ही वो चले जाते हैं. देन दे आर सेमी परमानेंट डाइज कि वो 6-7 वॉशेस तक चलते हैं. एंड देन दे आर परमानेंट डाइज लाइक परमानेंट हेयर कलर्स. फिर वो जब आपका न्यू रूट्स आएंगे तब वो आए. तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो यू शुड स्टार्ट विद अ सेमी परमानेंट वन और अ टेम्प्रेरी वन. आप डायरेक्टली परमानेंट पे ना जाएं. यू शुड डू आइडियली यू शुड डू एन एलर्जिक टेस्ट और पैच टेस्ट. जो डाई आपको यूज़ करना है वो आप अपने एल्बो के पीछे वाले भाग में यहाँ पर 48 आवर्स पहले लगा के देख लें और 48 आवर्स बाद तक देख लें कि कोई रेडनेस सेंसेशन कुछ आ रहा है. अगर ऐसा आता है देन यू स्विच, डोंट यूज़ दैट डाई. अगर नहीं आता है देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट. देन कम्स कि अब आपने डाई करा लिया, तो अगर आप शाफ्ट में करा रहे हैं, अगर आपके हेयर रूट नहीं टच हो रहे हैं तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है स्किन में. तो कोई आपका उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है. लेकिन अगर आप हेयर रूट से लगा रहे हैं तो सम पार्ट ऑफ द डाई इज एब्जॉर्ब इनटू योर स्किन. तो अगर लेकिन वो बहुत फ्रैक्शनल होता है और इन जनरल वो टॉक्सिसिटी नहीं करता है. लेकिन हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विथ रिपीटेड यूसेज वो टॉक्सिक हो सके. तो बेस्ट तरीका है कि आप फ्रीक्वेंटली डाइज चेंज कर सकें या कोशिश करें कि एकदम रूट से ना लगाएं. तो डाइज चेंज करने का मतलब डाई के शेड चेंज करना या ब्रांड चेंज करना? बेसिकली कॉम्पोजिशन चेंज करना. कॉम्पोजिशन चेंज करना. दूसरा ये हो सकता है कि आप एकदम रूट से टच ना करें. ओके. फिर आपने डाई करा लिया तो आपको ताकि वो ज़्यादा देर तक चले तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉशिंग है वो फिक्स होनी चाहिए कि हम कम वॉशेस करें. क्योंकि हर बार बाल अगर वाटर कांटेक्ट में आता है तो जैसे कपड़ों के साथ है ना कलर फेड होते हैं, वैसे भी डाई भी एक कलर है, वो भी फेड होगा. फिर सनलाइट की वजह से वो ऑक्सीडाइज होता है और फिर वो फेड हो जाता है. तो आप या तो कवर करके जा सके धूप में या सन एक्सपोजर मिनिमम रख सके. बट देन एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट यू से दैट coloring or dyeing is not a bad deal. It's not a bad deal, but if you are not allergic to it, it is not at all a bad deal. If you are allergic to it, you can switch to organic. Okay, if you are not allergic to it, आपके अगर आप roots को नहीं पकड़ रहे हैं, shafting पे वो चीज़ें हो रही हैं और अगर आप उसको बहुत इत्मीनान से कर रहे हैं, यानी पहले सेमी परमानेंट और उसके बाद अगर हो जाए तो परमानेंट, then it's good to go. हाँ, you can always go. But I will ask one more question. A lot of people they say कि dye करा लिया है, शैम्पू अलग यूज करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन वो कहते हैं हमने डाई करा लिया है, कुछ तो आजकल मार्केट में कहते हैं अमोनिया फ्री एंड ये वो. तो डू यू फील कि सच में मार्केट में जो अमोनिया फ्री कहते हैं वो अमोनिया फ्री होते हैं? जी, अगर वो कह रहे हैं अमोनिया फ्री है सो दे हैव टू बी पास थ्रू अ लाइसेंसिंग प्रोसीजर ना, तो वो अमोनिया फ्री हैं. अदरवाइज जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या जो अमोनिया नॉर्मली जो डाइज में होता है वो हेयर के आउटर लेयर को डैमेज करता है. प्लस हेयर प्रोटीन के साथ वो चिलेट करके हेयर के स्ट्रक्चर को भी असर करता है. तो इसका मतलब अगर कहीं कहा जा रहा है कि इस ब्रांड का जो डाई है वो अमोनिया फ्री है, तो you just need to be vigilant about the ingredients or the chemical composition of the dye, and you can definitely go ahead dyeing and styling your hair. Generally जो डाइज में केमिकल्स होते हैं वो PPD और PPT होता है, पैराफिनाइलिन डायमीन, पैराफिनाइलिन टोल्यूडीन. तो ये एलर्जी ज़्यादा कॉज करते हैं. अगर ये नहीं है तो यू आर गुड टू गो. टू कॉमन PPT, इसको हम जरूर चेक कर लें कि ये उस केमिकल कॉम्पोजिशन का हिस्सा है या नहीं. डॉक्टर साहब, एक और बात जो जहन में आती है जब हम डाइंग की और कलरिंग की बात कर रहे हैं, बहुत लोगों का ये होता है कि जब हमने एक समय तो किया कलर और सेमी परमानेंट किया और उसके बाद हमने छोड़ दिया, वो कहते हैं उसके बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता है. हाँ, it could be triggered by allergic reactions to it, or it could be a whole different issue. लेकिन वो उस टाइम पे हुआ है तो आपको लगता है कि उसकी वजह से हो रहा है, पर हो सकता है वो कलर की वजह से ना हो. जैसे कि हमने कहा कि कोई भी तरह का कलर हेयर के आउटर लेयर को थोड़ा डैमेज कर देता है, क्योंकि पहले हम उसको ब्लीच करते हैं फिर हम कलर चढ़ाते हैं, तो इस वजह से हेयर थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो इसलिए वो जल्दी टूटते हैं. Okay. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि
अगर आप पोस्ट डाइंग या पोस्ट कलरिंग या परमानेंट हेयर कलर करा रहे हैं तो अपने बाल का ध्यान रखें। तो नरिशिंग शैम्पूज़, बहुत सल्फेट फ्री शैम्पूज़ आपको यूज़ करना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पूज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर आपको सनलाइट से बचना चाहिए, आप कंडीशन करें अपने बाल को अच्छे से, ये सब प्रिकॉशंस लेंगे तो अब अगर मैं इसको बहुत आम भाषा में कहूँ, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपने बहुत क्लियरली कहा कि सल्फेट फ्री शैम्पू का हेयर फॉल से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं लोगों को ये बात फिर से इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ डॉक्टर साहब का कहने का मतलब है, इफ़ आई एम करेक्ट, कि आप जब कलर कर रहे हैं हेयर को तो उसको माइल्ड शैम्पू या सल्फेट फ्री शैम्पू से सल्फेट यूज़ फ्री करें, क्योंकि शैम्पू या सल्फेट माइल्ड से शैम्पू, पावरफुल डिटर्जेंट है करेक्ट, जो कि अगेन हेयर के क्रिटिकल को थोड़ा सा डैमेज करता है और ड्राई कर देता है। आपके कलर ट्रीटेड हेयर ऑलरेडी ड्राई और फ्रिजी हैं, राइट, आप उन पे फिर और एक ड्राइंग एजेंट लगाएंगे तो वो और ख़राब होंगे। तो इफ़ इट इज़ केमिकली ट्रीटेड हेयर देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सल्फेट फ्री शैम्पूज, करेक्ट, और या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं ऐसे शैम्पूज में, अगर हम मेडिकल भाषा में बोले तो, जो कि माइल्ड होते हैं, बहुत लैदर नहीं प्रोड्यूस करते, बहुत झाग नहीं देगा, और कंडीशन भी करते हैं साथ में। Okay. तो उस तरह के आप शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉर्मल हेयर है, आप कलर ट्रीटेड नहीं है, इफ़ यू हैव वर्जिन हेयर जो एकदम हेल्दी है, देन यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ शैम्पू। एनी काइंड ऑफ शैम्पू, मतलब ये एक सजेशन है आपका फिर तो। डॉक्टर साहब, एक चीज़ अभी हम लोग कई बार सुनते हैं, तो मेरे जहन में ये था, मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा कि पहला, लोगों के दिमाग में जहन में ये मिथ होता है कि जब हम सन एक्सपोजर में या बाइक चला रहे हैं तो हम हेलमेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम बाल ऐसे खुले रखे हैं, लेकिन वो जो डस्ट है वो आके हमारे फोरहेड के पास से वो अटैक करते हैं, जमने लगते हैं, जिससे कि इचिंग होती है और हेयर फॉल शुरू होता है। तो वो यहाँ पे ऐसे रुमाल बांध के चलते हैं, पीछे के बाल लंबे हैं लेकिन वो सामने से रुमाल बांध के चलते हैं। डू यू फील दिस वे हेल्प देम गेटिंग रिड ऑफ द हेयर फॉल? एक्चुअली हेयर फॉल से ज़्यादा ना हेयर बेसिकली डस्ट की वजह से और डेब्री कलेक्ट होने से और गंदगी की वजह से वो हेयर फॉल हो रहा है। तो वो Okay. गंदगी को प्रिवेंट करता है तो हेयर फॉल कम होगा तो डेफिनेटली। यू फील कि यहाँ से वो रुमाल बांध लेना, जो कि बहुत लेमन तरीका हाँ है हाँ आम हाँ हाँ जिंदगी हाँ में। आप कर सकते हैं। आप कोई भी सूती कपड़ा, रुमाल नहीं, आप हम्म। कोई भी सूती कपड़ा अपने हेलमेट के नीचे लगा सकते हैं। ये भी होता है ना कि जैसे सपोज आप चल रहे हो, आपको Correct. पसीना हो रहा है, आपके हेलमेट में लग रहा है, आप हेलमेट तो रोज वॉश नहीं कर रहे हैं ना, वो सेम हेलमेट यू आर यूजिंग इट अगेन। करेक्ट, पर लेकिन आप हैंकी यूज करोगे, यू विल वॉश इट एवरी डे, सो देयर इज बैरियर बिटवीन द हेलमेट एंड योर स्कैल्प। या डेफिनेटली। अब कोई जाके धूप में भी नहीं रखता है हेलमेट, तो उसी में अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, डस्ट है, तो वो पसीना फिर है, डायरेक्ट कांटेक्ट फिर होता डायरेक्ट है। contact। तो ये दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये था कि कोई है जो हेलमेट यूज कर रहा है और वो हैंकी नहीं यूज कर रहा है, कोई कॉटन का कपड़ा नहीं यूज कर रहा है, वो डायरेक्ट हेलमेट यूज कर रहा है, उसके हेयर फॉल या हेयर डैमेज होने के चांसेस थोड़े से जो- है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द हेलमेट एंड द हेयर। जो हेलमेट नहीं यूज कर रहा है और एकदम सीधे डस्ट और पोल्यूशन के एक्सपोजर में है, हेलमेट वाला या बिना हेलमेट वाला डैमेज किसको ज्यादा करता है, मतलब किसके हेयर को जल्दी डैमेज किया जा सकता है? देखिए, बिना हेलमेट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर ड्राइविंग अ टू व्हीलर सो योर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी हेयर ऑन योर स्कैल्प। मेरे एक्चुअली इस सवाल का यही मतलब था। सो आपके पास ये चॉइस ही नहीं है कि आप बिना हेलमेट के ड्राइव करें। हेयर तो ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, बाल का क्या है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था दोस्तों, क्योंकि कई बार कई लोगों ने मुझसे ये बात कही, मैंने अभी हेयर वॉश किया है तो मैं हेलमेट में रखूंगा तो हेयर फॉल हो जाएगा, ब्रेकेज होने लगेंगे। तो इस सवाल के पूछने का ये मतलब था कि उससे बालों को फर्क पड़े ना पड़े, आपको नियम से, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आप पहले कॉटन के किसी छोटे से कपड़े से अपने हेयर के एटलीस्ट इस पोर्शन को आप कवर कर लें और फिर हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि ज़िंदगी और बाल तब सेलिब्रेट करेंगे जब आप तंदुरुस्त रहेंगे। मज़ेदार बात ये है कि एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन है और इन्हें भरोसा था कि हम यही आंसर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता था, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर जिंदगी के बारे में सोचते हैं और मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि आप ये जवाब देंगी। एक और सवाल आगे अब बढ़ते हुए मैं पूछता हूँ कि हम लोग जब अब कलरिंग और डाइंग की बात कर रहे हैं तो हम सैलून के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं।
तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपने कई बार आपके कहा बाल है में डैंड्रफ बहुत है, आप ये वाला ट्रीटमेंट करा लीजिए, एग्जैक्टली हेयर स्पा करा लीजिए, आप एकदम डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे। तो आप ये बताइए कि आपके जो बाल स्पा बहुत ड्राई हो रहे हैं, केराटिन करा लीजिए। हाँ एग्जैक्टली तो ये जो केराटिन ट्रीटमेंट है, ये जो स्पा है, डू दे रियली वर्क? सो फॉर हेयर स्पा मेरा बहुत ही अलग नज़रिया है। आई डोंट लाइक हेयर स्पा, आई डोंट बिलीव इन हेयर स्पास। हमको लगता है कि इफ़ यू वांट अ सॉफ्ट सपल हेयर, जो कि हेयर स्पा आपको देता है, गो फॉर एन एक्सटेंसिव शैम्पू एंड कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। आस्क योर सैलून वाला ओनली, दे जो उन लोग हेयर वॉशेस देते हैं ना, सो सिंस यू आर नॉट रिंसिंग योर ओन हेयर, तो वो ज़्यादा अच्छे से वॉश करके बहुत अच्छे से कंडीशन कर पाते हैं। इट विल गिव यू अ सिमिलर इफेक्ट विदाउट डैमेजिंग हेयर। सेकेंडली, हेयर स्पा आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपका डैंड्रफ नहीं ट्रीट करेगा। हम्म वो एक बार क्योंकि बाल क्लीन हो गया तो आपको डैंड्रफ जो है वो स्किन के अंदर से आ रहा है, स्कैल्प की स्किन के अंदर से आ रहा है, वो ऊपर से हटाने से नहीं हटेगा। इट Correct. नीड्स एंटी फंगल्स। उसको ऐसी चीज़ें, ऐसी दवाएं चाहिए जो कि उसको मार सके, सिर्फ ऊपर से हटाने से फंगस नहीं हटेगा। तो हेयर स्पा अगर आप डैंड्रफ के लिए करा रहे हो तो आप मत कराओ, आप अपना सॉफ्ट सपल हेयर के लिए करा रहे हो तो आप करा सकते हो। सेकेंडली, केराटिन, सिस्टीन, हेयर बोटॉक्स, एनी न्यू प्रोटीन ट्रीटमेंट जो भी आएगा बाद में, कोई भी ट्रीटमेंट को असेस करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर वो हीट लगाते हैं आपके ऊपर, कुछ केमिकल लगाया फिर हीट लगाया, एनी हीट ट्रीटमेंट डैमेजेस योर हेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट क्लेम्स। ओके तो अगर आपका हीट लग गया केमिकल लगाने के बाद आपके बाल पे, तो आपके बाल डैमेज होने ही होने हैं। लेकिन इसमें क्योंकि केमिकल कंपोजिशन फ़र्क हो जाता है, पहले के जो थे वो स्ट्रॉन्गर डाइज, स्ट्रॉन्गर केमिकल्स यूज़ करते थे, जो हेयर को उसके नेचुरल मॉइस्चर से स्ट्रिप ऑफ कर देता था, तो वो ज़्यादा डैमेजिंग थे। आजकल न्यूअर ट्रीटमेंट से आप पूछें तो जो हेयर बोटॉक्स है, इट इज़ द सेफेस्ट ऑफ ऑल बेट। इट इज़, वो उतना लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, बट इज़ सेफेस्ट ऑफ, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली कि आप ये ग्रीन सिग्नल मिल गया आप करा लो कभी भी, लेकिन आपको कराना ही कराना है, देन गो फॉर हेयर बोटॉक्स। केराटिन कराने से बाल स्मूथ हो सकते हैं, हेयर फॉल नहीं रुकता। केराटिन कराने से इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर फ्रिजीनेस, बिकॉज आपका ठीक है, आपका बाल स्मूथ शाइनिंग हो गया, बट यू विल एक्सपीरियंस मैसिव हेयर फॉल पोस्ट केराटिन। ओके उसको बचने के कुछ तरीके हैं जो कि हम आपको बता सकते हैं कि अगर आपने केराटिन कराया है तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आप कोई भी हेयर ट्रीटमेंट हेल्दी हेयर पे कराएं। जब आपको हेयर फॉल हो रही है तो ना कराएं ये सोचिए कि इसमें प्रोटीन है, इससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, नहीं। सेकेंडली, जब आप करा चुके हों तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिल लें, कि वो आपको कुछ हेयर वाइटामिन्स, हेयर सीरम्स आपको सजेस्ट कर देंगे, जिससे कि आपको फ्यूचर में हेयर फॉल नहीं होगा। नॉर्मली केराटिन कराने के 2-3 महीनों बाद आपको हेयर फॉल होता है। स्टिल इफ़ यू हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग हेयर फॉल, देन यू कैन गो फॉर PRP हेयर ट्रीटमेंट्स, जो रूट को स्ट्रेंथन करते हैं, जो कि आपका केराटिन या इन तरह के हेयर ट्रीटमेंट से डैमेज हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको बहुत सरल सहज भाषा में बोलूं तो कहने का ये मतलब है कि आप सैलून जाते हैं एक कॉस्मेटोलॉजी लेकर, और वहां से निकलते भी हैं आप एक कॉस्मेटोलॉजी लेकर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी। सो आप वहां से जो स्टाइलिंग करके निकलते हैं उसको आप स्टाइल ही मानिए, उसको आप मेडिकेशन मत मानिए। आप अगर अपनी इच्छा से बाउंसी हेयर के लिए आप हेयर स्पा करा रहे हैं, आप अगर अपनी इच्छा अनुसार आप केराटिन ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आप अगर अपनी इच्छा अनुसार बोटॉक्स करा रहे हैं, जो कि थोड़ा प्रेफरेबल है करवाना, They are not treatments they for are your hair not fall, for treatments. dandruff. They are not Exactly. treatments for They are just styling the way you want your hair to be styled, and that's temporary. तो आप इस बात को सोच के ही मत जाइए कि इस दरबार से मेरी सारी मुरादें पूरी होंगी। आप उस दरबार में जाइए क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी उस समय की मुराद जो टेम्पररी वाली है वो पूरी हो जाए। तो दिस वाज रियली समथिंग विच कीप्स ऑन बॉदरिंग अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड। अगला सवाल मेरा जो है वो ये है कि हम जब हेयर ट्रीटमेंट की बात करें, हमने फैशनिंग की बात कर ली, अ लॉट ऑफ पीपल दे स्टिल बिलीव कि जिनके स्ट्रेट हेयर हैं उनका हेयर फॉल और डैमेज कम होता है एज कम्पेयर टू जिनके वेवी या कर्ल हेयर है। इस पर आपकी क्या राय है? एग्जैक्टली, एक्चुअली जब आपके बाल जो कर्ली है और या वेवी हैं, तो जो शाफ्ट हैं उसके बॉन्ड्स फ़र्क है।
बेसिकली हेयर ज़्यादा फ्रेजाइल है, स्ट्रेट हेयर्स कम फ्रेजाइल है। इट इज़ मोर कर्ली या वेवी हेयर या जिसको अफ्रीकन हेयर जो हम लोग कहते हैं, दे आर मोर प्रोन टू डैमेज, इट इज़ अ ट्रू फैक्ट। ओह! तो इसलिए जिनके बाल कर्ली या वेवी हैं उनको कंडीशनर ज़रूर लगाना चाहिए, अपने बालों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इट इज़ अ ट्रू फैक्ट, ऐसा होता है कि स्ट्रेट बाल जो ज़्यादा मजबूत हैं, कर्ली वेवी हेयर्स थोड़े फ्रेजाइल होते हैं और प्रोन टू डैमेज होते हैं। तो जिनके कर्ली हेयर हैं, वो अगर स्ट्रेटनिंग की तरफ जाते हैं, तो डू यू रिकमेंड दैट? बिकॉज़ नहीं, वो तो हम रिकमेंड ही नहीं करते, चाहे कर्ली हो, चाहे स्ट्रेट हो, चाहे फ्रिजी हो, स्ट्रेटनिंग इज़ अ स्ट्रिक्ट नो। व्हाई आई एम पुटिंग दिस फोर्थ, डॉक्टर साहब, क्योंकि ये सवाल जो जिसको मैंने पहले पूछा, भाई वो तो है कि कर्ली हेयर और वेवी हेयर आर मोर फ्रेजाइल देन द स्ट्रेट हेयर, लेकिन आप ये सोचकर कि मेरे कर्ली हेयर या वेवी हेयर मुझे कहीं ना कहीं हेयर फॉल ज्यादा दे रहे तो हैं, तो हम इसे स्ट्रेट स्ट्रेट करा करा लें, लें, नहीं, वो तो हीट ट्रीटमेंट हुआ ना, इट इज़ अ प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट डू इट, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने वैसे ही बाल से नवाजा है। आपके बाल फ्रेजाइल हैं जो आते हैं टैग, एक टैग के साथ जिसमें लिखा होता है हैंडल विद केयर। मनुष्य की प्रवृत्ति है ये कि जो मिलता है वो पसंद नहीं आता। हाँ, आज डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत गूढ़ बात कर दी है एकदम, कि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि उसे जो मिलता है वो उसे पसंद नहीं आता। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो अब हम इसके और कंक्लूजन की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब। गमीज च्यू करने की बात आजकल काफ़ी फैशन में है। जैसे कि इफ़ यू आर फेसिंग द मैसिव हेयर लॉस और ये और वो, और फिर कुछ एक ट्रीटमेंट ऑयल भी आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि वो कुछ कोई बहुत एजड है और उन्होंने एक तेल इजाद कर दिया, हम आदि फिर से हम बाल उगाएंगे एंड ये वो। हाउ should we rely, or how much should we rely on these products? hair gummies which are not made by pharmaceutical companies are basically high in sugar content. They don't have any fixed ratio of कंपोनेंट्स, मतलब क्या उसमें होना चाहिए उसका कोई रेशियो नहीं है। वो बस कभी काम करे कभी नहीं काम करे, एंड दे डोंट हैव एनी कंक्लूसिव एविडेंस Okay, कि उसके आपको कंजम्पशन से रुक जाएंगे बाल। okay, तो दे शुड नॉट बी टेकन। इंस्टेड ऑफ अ हेयर वाइटामिन बाय अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। सेकेंडली, जो आपने कहा हेयर ऑयल्स, कोई भी हेयर ऑयल आपका हेयर ग्रोथ नहीं करा सकता। हेयर ऑयल इज़ फॉर नरिशमेंट। वो आपके बाल को टैंगल फ्री रख सकता है, डिटैंगल कर सकता है, स्मूथ रखेगा, नरिश्ड रखेगा, तो आप इजी टू कोम, नॉट प्रोन टू डैमेज। आपके बाल सुलझे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो झड़ेंगे कम, टूटेंगे कम। लेकिन कोई भी ऑयल हेयर ग्रोथ नहीं कराता। okay. कुछ फोर्टिफाइड ऑयल्स हैं विच पीपल क्लेम दे डू, बट दे अगेन दे आर नॉट कंक्लूसिव स्टडीज टू Okay. प्रूव कि कोई हेयर ऑयल से कोई हेयर ग्रोथ हो रही है। Hmm. प्लस ऑयल जो है हम लोग तो खासकर मना करते हैं, बिकॉज ऑयलिंग ऑल्सो लीड्स टू डैंड्रफ। Okay. सो अगर आपको ऑयल करना है तो आप हेयर वॉश के 1-2 घंटे पहले करें, ओवरनाइट ऑयल लगा के ना छोड़ें, स्पेशली डैंड्रफ प्रोन स्काल्प को। जिन लोग को डैंड्रफ है वो स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि वो ऑयल ना लगाएं। अब फिर लोग पूछते हैं कि कौन सा तेल लगाएं। फॉर मी, इफ़ यू वांट टू यूज़ अ ऑयल ऑन योर हेड, यूज़ अ कोकोनट ऑयल, और इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जो दुनिया भर की चीज़ें जो कोकोनट ऑयल में डाली जाती हैं वो आप डाल सकते हैं, मेथी, मीठा नीम, जो भी। लेकिन यूज़ इट 2 to 3 आवर्स बिफोर शैम्पूइंग योर हेयर। आप उसको ओवरनाइट ना रखें। ओके, तो मुझे लगता है कि हमारे जो 2 एपिसोड्स हमने हेयर पर बातें की, और हमने देखिए बहुत मेडिकल टर्म्स को बिना यूज़ किए जनसाधारण तक पहुंचने वाली बातों को कोशिश आम की। भाषा में कोशिश की आप तक पहुंचाने की। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि हेयर फॉल जितना होता है उससे ज़्यादा वो अपना आबो डावा एक आडंबर बना के चलता है। तो उस आडंबर के बाहर हम सच्चाई को देख पाएँ, ऐसी बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की। लेकिन मैं फिर ये बोलूँगा, अगर आप अपने हेयर के प्रति रियली चिंतित हैं, आप संवेदनशील, इफ़ यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स योर हेयर, please do visit your dermatologist. People in and around Varanasi should definitely visit Dr. Neha Shah, because once you understand the importance of visiting a dermatologist and your dermatologist understands your hair is in safer hands. और तब उसमें कितनी ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, कितनी ज़रूरत है उसको आप
कितना छोड़ सकते हैं बच्चे को खेलने के लिए और कितना आपको उस पे अंकुश लगाना चाहिए, ये आपको पता चल जाता है। तो डॉक्टर साहब, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू पुट फोर्थ रिगार्डिंग द हेयर फॉल, ब्रेकेज, डैमेज? आई थिंक टेक होम मैसेज यही रहेगा कि एनीबडी, एनी टीनेजर, एनीबडी एक्सपीरियंसिंग हेयर फॉल should first of all look into their diet and stress levels. Please make sure that you are eating healthy, you are taking protein in both of your meals, you are taking protein in both of your meals, you are having plenty of water, you are taking enough green vegetables, you are drinking milk, or you are taking any calcium supplements or calcium sesame seeds or anything calcium rich foods. So make sure the diet is clean and healthy. अगर आप 2-3 हफ्ते भी अपनी डाइट इम्प्रूव कर लेते हैं, सो यू विल सी ए ट्रिमेंडस डिक्रीज इन योर हेयर फॉल, और हो सकता है आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी ना जाना पड़े। तो भाई, लाख दुखों की एक दवा ज़रूर है। हमारे हर एपिसोड में आपको पता चलता है कि खाना-पीना, डाइट, और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब हमेशा ये कहती हैं कि आपका स्किन, आपका हेयर जो कि आप शोकेस करते हैं, इस पर आपके डाइट का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अगर हर रोज़ बाहर की चीज़ें, भले वो जितना भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, लेकिन वो बाहर की हैं। वैसे ही अगर आप कहते हैं हम घर का खाते हैं, तो भले वो घर का हो, उसमें प्रोटीन कंटेंट, न्यूट्रिशन कंटेंट कितना हाई है, ये चेक करना ज़रूरी है। अगर आपकी वो चीज़ें बैलेंस्ड हैं, तो आपके आधे से ज़्यादा मर्ज को तो हम वैसे ही टाटा बाय बाय कह देते हैं। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। हम अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे आपसे, फिर किसी ऐसी प्रॉब्लम के साथ जो आपको परेशान कर रहा हो, जिससे हम आपको निजात दिला सकें। मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर ऐसी कोई बातें हैं या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी एपिसोड में उस पे डिस्कशन करें। बिल्कुल, और हमें लगता है कि हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपकी उठाई हुई बातें, आपसे आया हुआ हम तक सवाल हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तब हम आपसे इसी तरह गुफ्तगू करते रहेंगे। तब तक के लिए खूब ख़याल रखिए अपना। Stay tuned, keep connected, and catch us in the next episode of Dhamma Talkies with Dr. Nihasha.